नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो नई सियासत उभर कर सामने आ रही, यानी इंडिया बनाम भारत की जो जंग है, उसमें आज मायावती ने एक बार फिर से अपनी ढाई चाल चलने की कोशिश की है। दरअसल मायावती आज अपने बयान के जरिए ये बताने की और समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो पूरा खेल चल रहा है इंडिया बनाम भारत का, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी और गैर भाजपाई दलों की एक मिलीभगत का नतीजा है और जानबूझ करके गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल जाए। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मायावती खुद अपने आप के लिए कह रही है कि वो लगातार जातिवादी और पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में उससे ध्यान भटका करके और ये पूरी लड़ाई एक बार फिर से बीजेपी और गैर भाजपाई दल यानी एनडीए बनाम इंडिया की जंग हो जाए, जिसमें तीसरे जो मोर्चा है, या ये कह सकते हैं कि जो दूसरे दल है, सियासी दल है, उनके लिए कोई गुंजाइश न रह जाए। तो क्या मायावती एक बार फिर से बराबर की दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, काशीराम के उस फार्मूले पर चल रही है जब वो कहा करते थे कि कांग्रेस और भाजपा यानी दोनों को, एक को साफ नाथ एक को नागनाथ बनाया करते थे, तो क्या उसी फार्मूले पर वापस लौट रही है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहस करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मायावती के इस बयान को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। क्या एनडीए और इंडिया की मिलीभगत बता करके क्या मायावती अपने कोर वोट बैंक यानी जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रही है और बार बार ये कह रही है कि ये जातिवादी और पूंजीवादी ताकतों का एक गठजोड़ हो, चाहे वो इंडिया हो और चाहे एनडीए। तो पहले मायावती ने क्या कुछ कहा, आज उसको सुनवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संवैधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी द्वारा चुनाव पूर्व इनकी इस राजनीति को अर्थात भारत बनाम इंडिया बनाने के इनके इस घिनौने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं, जिसकी वजह से अब इन्होंने यहाँ गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी व विकास आदि के ये खास व अत्यंत जरूरी मुद्दे दरकिनार कर दिए हैं। इसलिए हमारी पार्टी का इन दोनों जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी गठबंधनों से दूरी बनाए रखना पूरे तौर से सही व जनहितैषी भी है। तो आपने सुना, मायावती सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि दरअसल ये मैच फिक्स है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आपस में आपसी सहमति से, या यूं कहें कि आपसी एक षड्यंत्र के तहत आम मतदाताओं को गुमराह करके उनके असल मुद्दे जो हैं उनसे ध्यान भटका करके एक तरीके से आपस में मैच फिक्स करके खेल रही है। तो आखिर क्या है मायावती के इस बयान के पीछे की वजह? हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, एक एक कर उनसे आपका परिचय करवाते हैं, फिर इस बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शरद जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन चांद साहब मौजूद हैं, इस चर्चा में हमारे साथ वो भी शिरकत कर रहे हैं। करमवीर आजाद जी जो बहुजन समाज के चिंतक हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिर मायावती के इस बयान के पीछे की वजह क्या। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र द्विवेदी जी जो हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो आज शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि आरोप सीधे उन पर ही लगाया गया है
सर, शरद जी ये जानना चाहते हैं कि क्या मैच फिक्स? हमारे साथ अरवंशी जी भी जुड़ गए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, उनका भी बहुत स्वागत है। शरद जी, क्या ये मैच फिक्स हो गया है आपके और कांग्रेस के बीच में, जैसा कि मायावती जी कह रही? नहीं, मायावती जी ने तो बहुत अच्छी बात कही कि साहब ये मैच फिक्स है, तो हम तो चाहते हैं कि ये फिक्स हो जाए। ये नाम जो है इंडिया चला आ रहा था वो भारत होना चाहिए, क्योंकि भारत तो तब भी था जब इंग्लैंड नहीं था जिन्होंने ये नाम दिया है। तो इंग्लैंड तो तब आया जब इंग्लैंड के ऊपर रोमन साम्राज्य का राज हुआ, और इंग्लैंड जो है तब उन्होंने पढ़ना सीखा। इंग्लिश भाषा भी उनकी अपनी नहीं है, वो लैटिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है अंग्रेजी की, वो भी लैटिन, वो इटालियन है, वो भी अंग्रेजों की अपनी नहीं है। तो वो जो जिनका खुद का नाम अपना नहीं है, जिनका खुद की भाषा अपनी नहीं है, जिनकी लिपि अपनी नहीं है, वो हमारे देश का नाम दे रहे हैं। तो ये तो एक दास्तां का प्रतीक था जो खत्म होना चाहिए, अभी तक चलता आया था, क्योंकि इसके बारे में लोगों ने गौर नहीं किया है, इसके बारे में फैसला नहीं लिया। लेकिन ये बहुत अच्छी, अगर वो कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है, तो हम तो चाह रहे हैं कि फिक्स हो जाए, हम तो कल ही इसको बदलवा देंगे। लेकिन यह है कि जैसे आप देखें कि चेन्नई का नाम बदला गया मद्रास, अब मद्रास का कोई अस्तित्व नहीं, कोई इतिहास नहीं है, अंग्रेजों ने आया, उन्होंने नाम दे दिया। जो बंबई का ना, जो मुंबई है, उसका नाम बंबई रख दिया गया, बॉम्बे रख दिया गया, वो अंग्रेजों ने रखा। कलकत्ता का नाम जो कोलकाता था शहर, उसका नाम कलकत्ता कर दिया, उन्होंने उसका नाम बदल दिया। तो ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, वो हमारी संस्कृति से जो नाम आए हैं उन नामों को हमें रखना चाहिए। अब इंडिया का कोई नामो निशान नहीं है। 300 साल पहले अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, क्योंकि अंग्रेज जहां भी जाते थे वो भारत जो है, जो सोने की चिड़िया था, जिसका 50% पूरे देश की जो उपज थी वो भारत में होती। तो भारत जो सी रूट खोजने के लिए पूरी दुनिया खोज डाली गई। जब वो भारत की खोज पे निकले, वो पहुंच गए अमेरिका, तो उन्होंने कहा ये साहब ये कौन है साहब, ये इंडिया आ गया। तो उन्होंने कहा, वो बाद में पता चला इंडिया नहीं, वो रेड इंडियंस है। फिर उसके बाद वो जब पहुंचे दूसरी जगह वेस्ट इंडीज, तो उन्होंने कहा फिर इंडिया आ गया। फिर उन्होंने कहा नहीं 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 साहब, ये गलत होगी, इसको वेस्ट इंडीज नाम रख दें। साउथ अमेरिका हुआ तो साउथ अमेरिकन इंडियन नाम रख दिया। तो भारत जो सबसे बड़ी ताकत था उस समय, उसकी खोजने में जो देश आए उन्होंने हमें नाम दिया। मुझे जो जब रजिस्ट्री हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी की 1620 के आसपास, या हो सकता है शायद 1700 में हुई हो, उनके आने के बाद ये सारी कहानी बनी है। तो इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं, इंडिया नाम नहीं है। ये एक विडंबना है कि 70 साल आजादी के बाद भी हम लोग उस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ्रीका में रोडेशिया देश था, जो एक अपमानजनक भाषा थी, जो एक रोड्स था, अंग्रेज उसने अपने नाम पे पूरे देश का नाम रख दिया। जैसे ही वो देश आजाद हुआ, उन्होंने अपना नाम जिम्बाब्वे रख दिया। तो ये प्रक्रिया जो कॉलोनियल पावर्स के हटने के बाद ये सारी विश्व में ये प्रक्रिया चल रही है, और ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि देश का नाम जो है वो बदला जाए, मतलब वही नाम रखा जाए जो देश का था। जो ये बाहर से लोग आए, उन्होंने जो नाम दिया वो एक अभिशाप है हमारे देश के ऊपर। और बहन जी ने खुद गौतम बुद्ध नगर नाम रखा भगवान बुद्ध के नाम पे, गाजियाबाद के नोएडा को अलग करके इसका नाम गौतम बुद्ध रखा। तो बहन जी ने तो खुद ये काम किया है। तो हम तो चाह रहे हैं कि जो बहन जी ने काम किया है, जो हमारे शीर्ष नेता ये कह रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों को इससे तकलीफ है। अब जो चिदम्बरम साहब वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अभी आप देखें कि किस तरह के बयान जो है हमारे धर्म के बारे में दिए जा रहे हैं भारत के नाम। अब आप देखें कि जो नेवी का, जो हमारे नौसेना का जो झंडा था, वो भी अंग्रेजों का झंडा चला आ रहा था। आज शिवाजी का जो स्तंभ है, जो शिवाजी का जो सिंबल है, वो वहां लगाया गया है। हमारे नौसेना के झंडे को भी बदला गया है। तो ये सतत प्रक्रिया, और ये चलती रहनी चाहिए। हाँ मानस जी, जी अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब कर देता हूँ। 2004 में नेताजी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए, और ये रिकॉर्ड पे है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था यहाँ विधानसभा से। और जब उस प्रस्ताव को लेकर नेताजी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले, कि वो उस समय नारा दिया हुआ था इंडिया शाइनिंग का,
वो इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ चुनाव में जा रहे थे, तब उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। ये आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी दुहाई दे रही हैं, आज इनका चेहरा बेनकाब। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत से नाम गिराए, शहरों के नाम गिराए, योजनाओं के, अरे भाई 9 सालों से ज्यादा की आपकी सरकार हो गई, मैं आपको नाम गिनाना शुरू करूं कि आपने इंडिया नाम से कितनी योजनाएं शुरू करी हैं, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया। अगर मैं इंडिया के नाम से आपकी योजनाएं गिनाने लगूंगा तो पूरा डिबेट का समय निकल जाएगा। आज आपको इंडिया नाम से दिक्कत हो रही है, क्यों इंडिया के? क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। आपने इंडिया शाइनिंग नारा दिया था, तब आपको इंडिया से दिक्कत नहीं थी, लेकिन विपक्ष ने इंडिया गठबंधन नाम रख लिया, तो आज आपको दिक्कत हो रही है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना इनको राष्ट्र से मतलब है, ना सेना से मतलब है, ना भाषा से मतलब है, ना देश की संस्कृति से मतलब है। इनको अगर मतलब है तो देश की सत्ता से मतलब है। देश की सत्ता अगर इंडिया शाइनिंग के नारे से मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है, अगर इंडिया शाइनिंग के नारे से नहीं, भारत के नारे से मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन सत्ता मिलनी चाहिए। नाम चाहे इंडिया शाइनिंग हो या भारत हो या हिंदुस्तान हो या भाजपा रख लीजिए देश का नाम, तब भी इनको सत्ता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सत्ता के लिए हमेशा जीते, सत्ता के लिए हमेशा लड़ते हैं। आदरणीय मायावती जी की बात की, देखिए चुनाव नजदीक है, मायावती जी अगर राजनीति में अपना कोई बीच का रास्ता लेके चलना चाहती हैं तो राजनीति में सबको अपनी संभावनाएं दिखती हैं। हमने इससे पहले भी आपसे एक बार डिबेट में कहा था कि जब विधानसभा का चुनाव हो जाएगा तब उस पर देखेंगे कि आदरणीय मायावती जी का क्या पक्ष है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इंडिया पे बोलने का कोई अधिकार नहीं, नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। जो सरकार 9 सालों से इंडिया नाम से लगातार योजनाएं चलाने का काम कर रही है, एक के बाद एक, मानस जी आप देख लीजिए, आप इनसे पूछ लीजिए, पूरी योजनाएं इनके इंडिया के नाम से शुरू है। एक योजना का नाम बताएं 9 सालों से ज्यादा में जिसमें इन्होंने भारत इस्तेमाल किया हो, इंडिया छोड़ के। आपने तो किसी में इन्हें भारत इस्तेमाल नहीं किया, एकाएक आपको भारत कैसे याद आया? ये तो नेताजी का सपना था। नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने सपना देखा था कि इंडिया का नाम हटा के भारत किया जाए, तब आपको उस सपने से चिढ़ थी। आपके विधायक वो विधानसभा से वॉकआउट कर गए थे। आपके देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज आपको क्योंकि राजनीतिक लाभ है, और मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप लोग अवसरवादी लोग हो, अवसर मिलना चाहिए, कैसा भी अवसर मिलना चाहिए। आपके पास फखरुल भाई दोबारा आएंगे, तो हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़ चुके हैं। एक बार पहले उनसे समझ लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार, एक बार उनसे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। फखरुल भाई आपके पास दोबारा फिर से आएंगे। प्रमोद जी, जिस बात का जिक्र फखरुल हसन चांद भाई कर रहे हैं कि नेताजी ने यह प्रस्ताव रखा था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2004 में, और वो चाहते थे कि इंडिया की जगह भारत नाम हो, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी आज उसी के विरोध में है, यानी वो इंडिया भारत नाम रखने के पक्षधर नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे भी नहीं मानस जी, नहीं, देखिए आप ये शब्द इस्तेमाल नहीं कीजिए कि हम लोग विरोध में। हम तो ये इस बात को कहते हैं कि कल तक जो लोग राष्ट्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, संस्कृति के नाम पे हम जब इस प्रस्ताव को लेके गए थे तो आप विरोध कर रहे थे। आज समय के साथ सोच बदली, समय के साथ परिवर्तन हुआ। निश्चित तौर पर बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही और सपा वो सपा भी नहीं रही। नहीं मानस जी, 9 साल में अगर ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं, तो एक योजना का नाम बताइए जो इन्होंने भारत नाम से शुरू की हो। सारी योजनाओं में इंडिया लगा हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं ये वो भाजपा नहीं है। अरे ये वही भाजपा है, इसको अवसर चाहिए, सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। चलिए फखरुल भाई, प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार, एक बार उनका विश्लेषण सुन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया बनाम भारत, यानी एक अपने ही देश के नाम को लेकर के जो सियासी जंग छिड़ी हुई, और उसमें जिस तरीके से मायावती ने स्टैंड लिया है, क्या समझ में आपको आ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कोई बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इंडिया बनाम भारत को लेकर के, और मायावती के स्टैंड के पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप? मानस जी, मुझे नहीं लगता है कि इस इशू पर कोई बहुत बड़ा इशू बनेगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश में। हाँ, एक चर्चा का विषय तो मुझे लगता है कि जरूर ये बनेगा इंडिया और भारत को लेके। लेकिन देखिए, ये कैसी विडंबना है, कितना हास्यास्पद है कि मतलब ये बात सही है कि मुलायम सिंह जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि भारत रखा जाए, और तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। यही मायावती जी जो कह रही हैं कि ये अंबेडकर जी की अब और संविधान की बात कह रही हैं, वो इन्होंने जो है वो नाम बदला। आप नोएडा को वहां देख लीजिए, वो गौतम बुद्ध नगर कर दिया।
तो ये अब ये विशुद्ध रूप से असल में मानस जी मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों के पास अब मुद्दे तो बचे नहीं हैं और वो मुद्दों की राजनीति भी अब नहीं होती है इस देश में। अब इस देश में तो सत्ता की राजनीति होती है और कैसे सत्ता हासिल की जाए ये इशू बना दिए जाते हैं और ये जनता को गुमराह किया जाता है, जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। ये सारे राजनीतिक दल जो है इसमें किसी एक को आप नहीं कह सकते हैं। मेरा मानना है कि अब ये बिल्कुल मतलब मुद्दा विहीन कोई, आप बताइए इसमें क्या मुद्दा है? अगर इसमें भारत नाम रख रहे हैं तो भी इसमें क्या आपत्ति की बात है? और इसको इस समय रखने के औचित्य जब चुनाव का वक्त है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन बन गया तो अब उसको रख के ये आलोचना करने के लिए कि साहब इंडिया तो अंग्रेजों का नाम था, ये इंडिया जो गठबंधन है ये जो है आताताई है, ये विदेशी गुलाम है, विदेशी मानसिकता, ये राजनीतिक मुद्दे अब ये बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई तार्किक आधार नहीं है, मुझे इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के नाम बदल दिए गए, इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, ये बदल इनका क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लेकिन सिर्फ ये एक राजनीति लोगों को या अपने मतदाताओं को जो उससे कहीं ना कहीं जुड़े हैं, अब अगर वो मुस्लिम नाम है तो उसको आप हिंदू नाम कर दीजिए, वो अगर नोएडा नाम है उसको गौतम बुद्ध के नाम से दे दीजिए ताकि उनके दलित मतदाताओं को थोड़ा सा अपील करें और वो हमारी तरफ झुक जाएं। तो ये अब ना तो गरीबी के, आप देखिए न विपक्ष इस समय और ना ही सत्ता पक्ष, इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। सत्ता पक्ष इस पर एकदम चुप्पी साधे हुए है कि महंगाई कहाँ है, इसको इशू बनाइए, ये देश की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बेरोजगारी देश की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश की अर्थव्यवस्था ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन इस पर आज कोई बहस नहीं हो रही है। आज हो रही वन नेशन वन इलेक्शन, आज हो रही है इंडिया नहीं भारत। बताइए ये इन मुद्दों से जनता को क्या लेना देना? मानस जी, जनता को इसमें क्या गरीबी इससे दूर हो जाएगी? क्या इससे जो है बेरोजगारी मिट जाएगी? लेकिन नहीं, ये जो नॉन इशू है ये खाली इसलिए ताकि विपक्ष को कहीं हिट करे, और विपक्ष चाहता है कि इनको कहीं, अब ये इंडिया नाम रखा गया वो खाली वो भी एक, उसके पीछे भी एक राजनीतिक सोच है, उसके पीछे कोई इशू बेस्ड कोई चीज नहीं है या कोई वैसे नहीं है। और वैसे ही इसका विरोध जब इंडिया आया तो उन्होंने उसका नाम दर दिया, उन्होंने कहा इंडिया का तो नाम ही हटा दीजिए। अब भारत सब जगह शुरू हो गया, राइजिंग इंडिया और क्या नाम ये मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें भाजपा के समय में क्या भाजपा ने नहीं रखा? अब भाजपा को उस समय ये नहीं दिखाई दिया था कि ये गुलामी का प्रतीक है, आज गुलामी का प्रतीक क्यों दिखाई दे रहा है? और अगर भारत रख दिया गया तो इसमें विपक्ष की आलोचना करने की क्या उचित है? भाई भारत पुरातन और सांस्कृतिक हमारा उसमें नाम है, उसमें अगर नाम बदल जाए तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए, ये वोट बैंकों पर सेंधमारी के लिए, जातिगत आधार पर बांटने के लिए, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर का नाम बदला हो जातिगत आधार पर, चाहे और नाम बदलेगा, इलाहाबाद का रखा गया वो धर्म के आधार पर। तो अब इस देश में सत्ता को हासिल करने के लिए, और मैं समझता हूं कि जनता पता नहीं क्यों इतना बेहूड़ है कि वो जाति में बटी हुई है, धर्म में बटी हुई है। आप उठा के 90 से देख लीजिए, जो राजनीति का चाल और चलन और चरित्र बदला है उसने इस देश की राजनीति का मतलब मैं तो कहूंगा कि सत्यानाश पीट दिया है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब इशू बेस्ड कोई बात ही नहीं इलेक्शन में होती है। एक दौर था कि जब महंगाई पर मुद्दा होता था तब जाति विहीन समाज बने, इस पर मुद्दा होता था। आज जाति के ऊपर राजनीति हो रही है। आज अधिकारी जाति के होंगे, टिकट जाति के आधार पर मिलेगा, कैसे हम पिछड़ों को ले लें, कैसे अगड़ों को ले लें, कैसे दलितों को ले लें। तो अब ये इशू हो गए हैं मानस जी। अब ये मतलब मुझे तो लगता है कि ये बेवजह के मुद्दे हैं, अनावश्यक मुद्दे हैं। सिर्फ 24 का इलेक्शन है तो अब ढूंढ के ला रहे हैं कि कैसे विपक्ष के को एक मतलब जो है वहां चिंगाया जाए। विपक्ष उधर से ला रहा है कि कैसे सत्ता पक्ष को चुगाया जाए। इस आधार पर आप चुनाव में आइए कि हमने क्या किया 5 साल में, 10 साल में हमने क्या किया, हमारी क्या उपलब्धियां रही, उपलब्धियों को आप केंद्र में रख के आइए, ना कि मतलब आप नाम बदल के लेके आना चाहते हैं। ये सब व्यर्थ की चीजें मानस है, और ये इस पर खाम ये सब बैठ के जो विपक्षी दल है और सत्ता पक्ष है ये चौंचे लड़ा रहे हैं। बाकी इसका देश से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं प्रमोद गोस्वामी जी, दरअसल एक सच्चाई तो ये है ही कि मुद्दा विहीन होती जा रही राजनीति।
लेकिन प्रमोद जी, हम लोगों ने देखा था कि 2014 में इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आपको भी याद होगा कि घर घर वो कैंपेन चलता था, हम लोगों की भी जबान पे रट गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बेरोजगारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। इस तरीके के लोगों के घर घर में रट गया था, तो लोगों को लगता था कि शायद ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, देश एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर अगर मुद्दा रखा जाए जनता के सामने, जनता को अपील करे, बहुत पुरानी बात होगी, मैं तो उस वक्त जर्नलिज्म में नहीं था, लेकिन आप जैसे सीनियर्स ही बताते रहे हमको कि एक समय ऐसा भी आया था कि रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, इन नारों पर सरकारें पलट जाया करती थी। अब उस तरह की जी प्रमोद जी, लेकिन अब उस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती है। ना विपक्ष ऐसे मुद्दों को गंभीरता से उठाता है और ना ही सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझता है। आपको लगता है कि यही सब वजह है जिसकी वजह से ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, ऐसी बातों पर चर्चा हो रही है, ऐसी बातों पर हमारे जैसे मीडिया कर्मी भी बहस कर रहे हैं, जिन मुद्दों से शायद जनता का कोई भला नहीं होने वाला? मानस जी, ये भी एक मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट कह लीजिए कि मतलब उस दौर को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि मीडिया मतलब कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसकी आलोचनाओं को जो समाज विरोधी है, जो सत्ता विरोधी है, या सत्ता गलत काम कर रही है या विपक्ष गलत काम कर रहा है, उसको मुखरता से उठाते थे। आज मुझे ये कहने में अब कोई संकोच नहीं है कि अब हमारा मीडिया भी जो है वो मीडिया नहीं रह गया है, वो भजन कीर्तन मंडली हो गया है। मतलब उसको और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, इसको संवैधानिक हमारी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। अब ये चौथा स्तंभ यूं तो नहीं कह दिया गया, उसकी अपनी कुछ मर्यादाएं थी, कुछ उसकी सीमाएं थी। वो समाज को आईना दिखाता था, सत्ता को आईना दिखाता था। सत्ता के जो गलियारे में जो चीजें गलत होती थी, शासन सत्ता में उनको सरकार को इंगित करता था, विपक्ष को समझाने की कोशिश करता था कि तुम्हारा दायित्व ये है, तुम्हारा दायित्व ये नहीं है। अब उस पर तो कोई मतलब नहीं है। अब तो जो है वो मीडिया का भी कैरेक्टर बदल गया है, राजनीति का भी कैरेक्टर बदल गया है, चाल चरित्र सब कुछ तो बदल गया है। अब तो मैं समझता हूं कि हर जगह मतलब एक एनार्की की स्थिति हो गई है। खाली लाभ पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। मतलब देखिए, एक डॉक्टर लोहिया थे, वो जात के ऊपर वो करारा प्रहार करते थे। अपने इलेक्शन में फर्रुखाबाद में उन्होंने चुनाव लड़ा और जाति विहीन समाज बनाने के लिए उन्होंने डॉक्टर केसकर उनके मुकाबिल खड़े हुए थे, जो उस समय केंद्र में मंत्री थे, और वो डॉक्टर केसकर हारे। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स थी। आज आप देख लीजिए, आज क्या वही समाजवादी, वही कांग्रेसी, वही भारतीय जनता पार्टी, वही उस समय की जनसंघ कह लीजिए, या जो भी कुछ कह लीजिए, जो भी राजनीतिक दल हैं, वो अब मतलब वो इस बात पर चिंता नहीं कर रहे हैं कि महंगाई से जनता कितना त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा कितना पस्त है। इसका कोई सरोकार नहीं है। न मीडिया इस पर कोई बात उठा रहा है, न राजनीतिक दल उठा रहे हैं। इस पर चुप ही साधे बैठे हुए हैं। ये इशू नहीं बन रहा है चुनाव का। चुनाव के तो इशू ये जनता से, जो भाई राजनीति क्या है, जनता के लिए ही तो है, तो जनता के इशू ही नहीं है। अब ये बताइए मुझे कि ये क्या भारत और इंडिया ही जनता का इशू है? इससे क्या जनता का पेट भरेगा? इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी? इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी? या इससे जो है विश्व में नंबर 1 अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे, या हम ताकतवर हो जाएंगे, या वन नेशन वन इंडिया से जो है इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? लेकिन नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। आज आप देखिए, टिकट जात के आधार पर बटेगा, अधिकारियों की पोस्टिंग जात के आधार पर होगी, राजनीतिक दलों में जो पद दिए जाएंगे वो देखा जाएगा कि सवर्ण 1 है, दलित 5 है, दलित पिछड़े वर्ग 2 है। ये आकलन करके तो बैठाए जाएंगे। तो जब ये स्थिति पैदा हो जाएगी, राजनीतिक लोगों का जब इतना मानसिक स्तर गिर जाएगा या सत्ता की इतनी ललक बढ़ जाएगी, तो फिर इस पर अब बहस तो नहीं, लेकिन इस पर क्या कहा जाए, मेरे पास तो शब्द नहीं है। राजनीतिक दलों को इसको चिंतन करना चाहिए कि राजनीति देश की जनता के लिए है। बिल्कुल चिंतन करना चाहिए। हमारे साथ करमवीर आजाद जी मौजूद हैं, बहुजन समाज के चिंतक हैं। करमवीर जी, आज जिस तरीके से मायावती ने स्टैंड लिया, किस तरीके की राजनीति करना चाह रही है, वो तो सीधे आरोप लगा रही है कि इस पूरे मुद्दे पर, इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, दोनों की मिली भगत, मैच फिक्स है।
मानस भाई, एक्चुअली दरअसल जो अभी जो कवायद चल रही है कुछ दिनों से संविधान के ऊपर लगातार, अभी पूर्व में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे उन्होंने बयान दिया, फिर उसके बाद जो है अभी जल्दी 15 अगस्त के दिन जो है आपके क्या नाम है इनका, विवेक देवराय जी ने, जो आर्थिक प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया। तो ये इससे एक सिंपल सी बात, एक लॉजिक आती है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय भारत देश हमारा आजाद हुआ और उस समय सारे लोग थे, चाहे जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हो और फिर उसके बाद जो है चाहे राजेंद्र प्रसाद रहे हो, तो उस समय जब इंडिया नाम कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जा रहा था, जिसका फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया, मतलब ये जब रखा जा रहा था तो उस समय क्यों नहीं विरोध किया गया? आज कह रहे हैं वो गुलामी का प्रतीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है। और रही बात जो इंडिया का इन्होंने नाम लेकर के जो गठबंधन बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्र के नाम से कोई भी दल का या किसी भी घटक दल का या एक संगठन का नाम नहीं रखा जा सकता है, ये बहुत पहले कहा गया। तो उसमें बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपने बयान दिए हैं कि ये दोनों ही असंवैधानिक तरीके से इन लोगों ने किया, क्योंकि यहाँ पे चर्चा इस बात की नहीं होती है कि कितने बेरोजगार हैं, महंगाई कितनी बढ़ी है, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जो मतलब लोगों में चेतना पैदा हुई है वो कितनी पैदा हुई है, शिक्षा का स्तर कितना है, हर चीज प्राइवेट को बेचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जो भी उठा करके देख लीजिए, उसका कोई विरोध नहीं है। विरोध जो विपक्ष के लोग करते हैं तो वो किस चीज पे विरोध करते हैं? अब ये चूंकि उन्होंने जो बात कही है, जो वक्तव्य कहा है बहन कुमारी मायावती जी ने, चूंकि निसंदेह कि आप किसी भी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ दोनों शब्द है और भारतीय जनता पार्टी यही से शुरू कर रही है कि अब ये भारत रहेगा। 9 साल तक आज तक इनको चिंता नहीं हुई, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम योजनाएं, जितनी योजनाएं इन्होंने इंडिया के नाम से रखी, उस समय इनको याद नहीं आया। बहन जी का भी स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है करमवीर जी, लेकिन चलिए अर्थवंशी जी मौजूद है, उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि उनकी भी भूमिका है, एनडीए के घटक दल है, तो निश्चित तौर पर वो भारत के समर्थक हैं, भारत नाम के समर्थक हैं। अर्थवंशी जी, बात समझ में नहीं आ रही जो अभी प्रमोद गोस्वामी जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, हालांकि वो चले गए अभी। इतने सारे मुद्दे हैं इस देश के सामने, इस प्रदेश के सामने, जंग किस बात पे हो रही है, रस्साकशी खींचतान किस बात पे हो रही है कि नाम ये होना चाहिए या नाम वो होना चाहिए, दूसरे मुद्दे उस पर क्यों नहीं आते? और बहन जी ये कह रही है कि ये मैच फिक्स है असल मुद्दों को गायब करने के लिए, तो कुछ बात पे तो दम लगता ही है उनकी कि असल मुद्दे तो गायब हो गए सही में। आप म्यूट पे हैं अर्थवंशी जी, आप म्यूट पे हैं। असल मुद्दे कभी भी गायब नहीं होते हैं, जनता उसका जवाब देती है। जो लोग असल मुद्दों को गायब कर देते हैं, जैसे आपने 2014, 17, 19, 22 के लोकसभा विधानसभा चुनाव देखे, निकाय चुनाव देखे, पंचायत चुनाव देखे, वहां उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी पार्टियों को जनता ने नकार दिया, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्ववर्ती शासन में बहुत सारी जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उनको दरकिनार करके जमीन कब्जाने में, वसूली करने में और अलग अलग कृत्यों में इन्होंने अपना ऊर्जा को गंवाया था। लेकिन जब से केंद्र में एनडीए की सरकार और उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार आई है, तो जनता के मुद्दों को पहचान कर तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। और जहां पे जो बहुत देर से एक बात आ रही थी कि भारत के नाम पे कौन सी योजना है, वंदे भारत है सबसे बड़ी। उससे पहले पिछले शासन काल में भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा था, वो आज भी जीवित है भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया या भारत कोई अलग अलग है, संविधान में दोनों नाम है, ठीक। लेकिन पहले क्या हुआ था कि इंडिया नाम, क्योंकि आपको शायद याद होगा कि कांग्रेस ने कितना क्रूर मजाक इस देश की जनता के साथ किया था
कि भारत देश के आजाद होने के बाद भी देश के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन रहे 1 साल तक, और जो सेनाओं के नायक थे, जो सेनाओं के सर्वोच्च पद था, वो भी एक अंग्रेज को दिया गया था अगले 1-1.5 साल तक। और 1960 तक इस देश के अंदर कांग्रेस की बदौलत जो हमारी खुफिया एजेंसियां थी वो सूचनाएं एकत्र करके लंदन भेजा करती थी। तो ये तो इनके कृत्य थे। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया नाम आया और इंडिया नाम को लेके ही प्रस्तावना लिखी गई, लेकिन बाद में बहुत से सदस्यों ने आपत्ति दर्ज की और उसके ऊपर बाकायदा बहस हुई, तब भारत नाम भी ऐड किया गया, इंडिया दैट इज भारत। यहाँ पे मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, हमारे भाई कह रहे थे कि इंडिया नाम रख लिया। देखिए, ऐसा केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने कुछ नहीं कहा है कि हम देश का नाम बदलने जा रहे हैं। ये तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो अब ख्याली पुलाव भविष्य के आज से ही पकाने लगी है कि ये होगा तो ये होगा। तो अगर विपक्ष चाहे तो इस समय का जो 18 तारीख 19 तारीख से लोकसभा बैठेगी, तो उस समय का सदुपयोग करे, जनता के मुद्दे ढूंढे, उनको उठाए लोकसभा में जाके। लेकिन नहीं, उसे चिंता है कि कहीं इंडिया नाम से भारत में परिवर्तित ना हो जाए। भारत नाम राजा भरत के नाम पे पड़ा था, जो राजा बाहुबली के बड़े छोटे भाई थे। और जो राजा, मुझे लग रहा है आपको गलत नॉलेज है अर्घवंशी जी। मुझे लग रहा है बस ये जो है सम्राट नहीं सम्राट अशोक, बाकी लोगों के भी नाम बता रहा हूँ भैया, सुन तो लो, बीच में नहीं बोलते हैं। मैं बता दूं, जब छोटे बोल रहे होते हैं तो बड़े भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, लोग रामायण पढ़ते हैं, उसके बाद दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं, उनके नाम पे भी, राजा भरत के नाम पे भी भारत को भारत देश कहा गया। उसके अलावा रामायण में भी भरत थे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि खुदाई के बाद कोई ऐसे अवशेष आपको मिले हों। राजा जी, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, तो सभी ने पढ़ा होगा, जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसमें जिक्र है इसका। तो नहीं पढ़ा है, लेकिन नाम किसके नाम पे, राजा के नाम पे हुआ, ये बहुत नहीं, हमारे कहने का मतलब है अर्घवंशी जी, आप देखिए गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो टोके जाएंगे। नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो टोके जाएंगे। शुरू कीजिएगा अपनी रामायण, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसा कोई भी मौजूदा दौर में डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये बताता है कि जो भगवान राम के छोटे भाई राजा भरत थे उनके नाम पे, या शकुंतला दुष्यंत के पुत्र थे भरत, राजा भरत, उनके नाम पे, या राजा बाहुबली के छोटे भाई जो थे राजा भरत, उनके नाम पे। भरत नाम के बहुत से और भी लोग हुए हैं समय समय पर इतिहास में, तो ये किसके नाम पे। लेकिन ये जरूर पता है कि भारत, जो अभी आपने बोला भारत खंडे जम्मू द्वीप है, तो वहां से भारत नाम उत्पन्न हुआ। और 1 सितंबर 1949 को जब सदस्यों ने आपत्ति जताई और नाम चेंज किया गया, तो लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। यहाँ पे बहुत चीज स्पष्ट हो जाती है। आगे चर्चा करेंगे। मैं शरद जी के पास जाना चाहता हूँ, प्लीज, अगर दोबारा फिर आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा जवाब राघवेंद्र द्विवेदी से ले लेते। राघवेंद्र जी, ये जो चल रही लड़ाई इंडिया बनाम भारत की, आम जनता को उससे कोई फायदा नहीं, और मायावती का जो स्टैंड उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, विपक्ष द्वारा किए गए किसी भी काम, किसी भी मुद्दे को इस समय आम जनता से कोई मतलब नहीं है, न कोई फायदा है। चाहे वो इंडिया गठबंधन बनाए, चाहे गठबंधन में किसी को शामिल करे, चाहे इंडिया नाम से आपत्ति हो, भारत नाम से आपत्ति हो। देखिए, विपक्ष तो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि इस समय मोदी सरकार को, योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास बहुत कुछ है। लेकिन जब घेरने की बात आती है तो वो देश छोड़ देता है, राज्य छोड़ के चला जाता है। देखिए, इसमें महंगाई चरम सीमा पे है, उसमें कोई नहीं बोलेगा। बेरोजगारी पे कोई नहीं बोलेगा। भ्रष्टाचार पे कोई नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन बोलने की भी कुव्वत नहीं है किसी में। अपराध चरम पे है, कोई नहीं बोलेगा। शिक्षा पे कोई नहीं बोलेगा, सड़क पे कोई नहीं बोलेगा, सुरक्षा पे कोई नहीं बोलेगा, अर्थव्यवस्था पे कोई नहीं बोलेगा, चिकित्सा पे कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा कहा, भैया हमने इंडिया नाम से गठबंधन किया है और ये मोदी जी इंडिया। अरे भाई, इंडिया आज नहीं आया है। इंडिया जब हम आजाद नहीं हुए थे उस समय भी हमारे देश को इंडिया नाम से जाना जाता था, और हमारे देश का नाम इंडिया रहे, भारत रहे, हिंदुस्तान रहे, इसमें देश की जनता को कोई मतलब नहीं है। देश की जनता को सुरक्षा चाहिए, दवा चाहिए, शिक्षा चाहिए,
और जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है उनको पूरा करने का साधन चाहिए। आप किसी तरह सरकार को घेरिए, और सरकार को घेरने के लिए बहुत मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि आप खुद उस मुद्दे से दूर है। एक उपचुनाव हो रहा है, एक उपचुनाव में पूरा इंडिया बनाम एनडीए कर दे रहे हैं, लेकिन उपचुनाव की भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, नाम बनाना बदलना, अखिलेश यादव जी ने ही कहा ना, स्टेडियम उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में बनाया, बीजेपी ने उसका नाम बदल दिया, तो जनता को क्या मतलब है भाई? उसमें तो खेल होगा, जो खेल देखने जाएगा टिकट कटाएगा, खेल देखेगा। हजरतगंज चौक लखनऊ का है, उसका नाम बदल दिया, उससे जनता को क्या मतलब है? जो जाएगा, आज भी हजरतगंज चौक के नाम से जाना जाता है। आप प्रयागराज का नाम बदल के, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिए, तो इसमें सरकारी खर्च भी होता है, लेकिन जनता को उससे बहुत मतलब नहीं है। नाम बदलने से बेहतर है कि उसके पैरेलल एक आप संस्था खड़ा करिए, एक समाज खड़ा करिए। जैसे आप सरकार ने कहा कि चलिए हम 100 शहर बसाएंगे, 100 शहर पे घेर देती विपक्ष, जो इंडिया गठबंधन है, चाहे जो जिस राज्य की विपक्षी दल है, तो घेरने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सब दाल में इन लोगों के भी काला है। नाम बदलने पे अब देखिए नया जो अभी ठीक है राघवेंद्र जी, जरा सा शरद जी के पास एक बार चलते हैं, काफी देर से इंतजार करें शरद जी। तो फखरुल भाई के पास के उस बात से फिर से शुरू करते हैं, जिस वक्त 2004 में नेताजी ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि इस इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए, उस वक्त तो आप लोगों ने विरोध किया। अब इतने वर्ष के बाद 2004 से 2024 आ गया, 20 वर्ष के बाद आप उन्हीं की बात को रिपीट कर रहे हैं, और अब देखिए आप नाम भारत रखना चाह रहे हैं, और इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है वो उसकी मुखालफत कर रहा है। तो विशुद्ध राजनीति हुई, नाम से क्या मतलब है? मानस जी देखिए, अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके कुछ सिर पैर होना चाहिए कि हम बदलना चाहते हैं, हमारे पास पूरे अख्तियारात हैं, हम वो काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की असेंबली में अगर आप इस बात को रख रहे हैं कि साहब भारत का नाम, जो इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, तो उससे किसकी सेहत पे फर्क पड़ने वाला है? केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, आप उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। आप केंद्र में पुटअप करिए इस बात को। और दूसरी चीज ये है कि पहले क्यों हुआ था और बाद में क्यों नहीं हुआ था। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 21 साल तक भारत के पास कोई विदेश में जानकारी लेने के लिए कोई खुफिया एजेंसी नहीं थी। क्यों साहब 21 साल क्यों लगे? आपने तुरंत क्यों नहीं किया? मोसाड ने जिस दिन इजराइल बना है, उसी दिन उन्होंने अपनी विदेश में खुफिया जानकारी के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी कर दी, शुरू कर दी। वो तो हमसे एक साल बाद आजाद हुए थे। अमेरिका ने 100 साल से कर दी है, हमने नहीं करी। क्यों? क्योंकि साहब पहले क्यों नहीं करी तो बाद में, अगर पहले नहीं करी तो 21 साल बाद क्यों करी? आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर 42वां संशोधन जो है आप अगर ला रहे हैं कि साहब हमको सेकुलरिज्म को लाना है, साहब आप सेकुलरिज्म को 25 साल बाद क्यों लाए? पहले दिन क्यों नहीं लाए? आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सन 72 में क्यों बनाया? पहले क्यों नहीं बनाया? और जो हमारे फखरुल साहब कह रहे हैं कि साहब जो है ये लोग पहले इन्होंने किया, ये अब इन्हें नहीं करना, तो पहले तो इन्होंने मायावती जी की हत्या का प्रयत्न किया, उसके बाद मायावती जी के साथ ये इन्होंने गठबंधन कर लिया। मायावती कहाँ जा रहे हैं मानस जी, कहाँ डिबेट ले जा रहे हैं? डूब गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब अब जो है हम सब लोग जो है अलग अलग रहेंगे, साथ रहेंगे, अलग रहेंगे। फिर ये लड़के उत्तर प्रदेश में साथ हुए, फिर उन्होंने लड़के की जो युवा नेता है भारत के, उनकी भी नैया डुबो दी। तो ये बातें हैं, बेमियादी हैं। अगर कोई चीज है इसके, अगर हम देश की बात कर रहे हैं, देश के नाम की बात कर रहे हैं, तो ये भी हम बता रहे हैं। क्या मुद्दे की अगर बात करिए तो किस मुद्दे की आप बात करना चाहते हैं, उस मुद्दे पे जवाब देते हैं। भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर है। हमने कोई काम नहीं किया है, हमने कोई विकास का कार्य नहीं किया है। 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, जिसमें 3.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस के पूरे माननीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में 25,000 किलोमीटर सड़क बनी, और हमने 9 साल में 50,000 किलोमीटर सड़क बनाई। तब 17 किलोमीटर सड़क बनती थी पर डे, अब 47 किलोमीटर, और अब 70 किलोमीटर सड़क रोज बन रही है। हमने पिछले 9 साल में हर साल एक पायदान हम ऊपर लाए हैं विश्व की अर्थव्यवस्था में। पहले हम 10वें पायदान पे थे, 9 साल में हम 5वें पायदान पे आ गए हैं। आज इतिहास में, भारत के इतिहास में आप देखें, पहले इंदिरा जी के समय में $1 बिलियन, सिर्फ $1 बिलियन का हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था।
माननीय अटल बिहारी जी के कार्यकाल में वो $100 बिलियन हो गया और आज $600 बिलियन हो गया। इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? आप देखें कि निर्यात जो है इतिहास में 7.775 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ है भारत में। और इसमें 3 साल जो हमारी सत्ता में थे उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, उसमें 3 साल तो वायरस की भेंट चढ़ गए थे। आज भारत जो है वो चांद पे जा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में नाम उसका लिया जा रहा है। लार्जेस्ट 19 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। आज इनकी सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, सपना इनका था, पूरा हमने किया। ये चाह रहे थे कि जेवर में एयरपोर्ट बने, हमारा सपना नहीं था, इनका सपना था, मैं बता रहा हूं। लेकिन जब ये मांगते थे पैसा केंद्र से कि साहब आप यहां बनवा दीजिए, तो केंद्र नहीं तैयार होता था। जब केंद्र ने रायबरेली में जो रेल कोच फैक्ट्री बनानी थी RCF, उसमें केंद्र ने कहा हमको जमीन दे दी थी, उनको जमीन देने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार हुई तो आप विकास की दर देख लीजिए, 16% जो टोटल निवेश है भारत में पिछले 9 साल में, वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। 7 साल में वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये हमने नहीं कह रहे हैं। आप देखें जिस तरह पिछले साल 26 दिसंबर का जो इशू था इंडिया टुडे का स्टेट ऑफ स्टेट्स में, उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश मोस्ट इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पूरे भारत में। ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह का विकास का कार्य अब हुआ है, अगर इतिहास में इसमें किसी चीज में, मैं चैलेंज करता हूं अपने मित्रों से, किसी चीज में अगर इससे इन्होंने 19 किया हो तो बता दें। दिल्ली की आबादी लोगों ने उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाए, 1.5 करोड़ गैस के कनेक्शन, 1 करोड़ 60 लाख बिजली के कनेक्शन हमने लगाए। हमने 11 करोड़ पानी के नल से जल स्कीम में 11 करोड़ पानी के कनेक्शन दिए हैं। इतिहास में कभी हुआ हो? पहले उत्तर प्रदेश में लोग जाते थे तो पूछते थे कि साहब फलानी जगह में जाना कितने घंटे लगेंगे। अगर आप पूछे कि कितने किलोमीटर, वो कैसा किलोमीटर नहीं, हम घंटे बता सकते हैं। जब मैंने पूछा किलोमीटर कितना है तो कहने लगे वैसे साहब 125 किलोमीटर, लेकिन 4.5 घंटे लगेंगे। यहां से मेरा जो कार्य क्षेत्र है श्रावस्ती, वहां पे जाने के लिए आपको फैजाबाद होते हुए, जो पहले फैजाबाद था, वहां से जाना पड़ता था, क्योंकि डायरेक्ट आप जाएंगे 4.5 घंटे लगेंगे। तो ये लोग आगे से डरते थे। जो अमेरिकन फ्रेंडशिप फोरम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का अद्भुत विकास हुआ है और उत्तर प्रदेश में हम लोग निवेश करने को तैयार है। हीरानंदानी ग्रुप जो उनके चेयरमैन ने कहा है कि हम पहले उत्तर प्रदेश आने से डरते थे। फाखरुल भाई 2 मिनट का समय मुझे दे दीजिए। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मुख्यमंत्री को दूसरी बार लाया गया है। कांग्रेस में 8-8 महीने में मुख्यमंत्री होते थे। पहली बार जनता ने चुना, हमने कोई काम नहीं किया है। 9 साल में जब जब हम चुनाव में गए हैं, अरे मानव जी फिर इतना ही समय हमें भी दीजिएगा, मैं इससे कम भाई बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, ये वही कानून व्यवस्था है जिसका भिंडोरा पीटते एक पर्दा डाल दिया आपने। सबसे कमजोर पक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई है तो कानून व्यवस्था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है मुजफ्फरनगर की घटना का, जहां पे एक छात्र को एक पीटने की घटना हुई थी। 2 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने चलती ट्रेन में महिला के साथ जो सिपाही के साथ दरिंदगी हुई थी, उस पर स्वतः संज्ञान लिया है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। बाकी मुझे कुछ कहना नहीं। इनके मंत्री, उनके घरों में हत्याएं हो रही, इनके मंत्री के पुत्र वो किसानों पे गाड़ी चढ़ा रहे, एक मंत्री वो उनके खिलाफ महिला उस पे बैठी धरने पे, एक इनके सांसद वो थाने से अपराधियों को छुड़ाए ले जा रहे। मुझे इनकी कानून व्यवस्था पे कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ढिंढोरा, ये जिसको ढकोसला अपने कानून व्यवस्था का पीटते, वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे कमजोर पक्ष है। और फिर आपने कहा कि नेताजी ने विधानसभा में पास करने से क्या होता? अरे भाई, कोई चीज नीचे से ही ऊपर जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप में नीचे से ऊपर नहीं जाती है, आप में व्यवस्था ही नहीं है। आपने धारा 370 कश्मीर में हटाई, वो ऊपर से लादा गया फैसला था, नीचे से ऊपर नहीं गया था। ये तो सबको पता चल गया, क्योंकि गवर्नर वहां के इस बात को बोल रहे हैं।
नेताजी ने जब विधानसभा से उस प्रस्ताव को पारित कराया कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए, तो भाई आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने क्यों वॉकआउट किया था? मैंने मान लिया कि उत्तर प्रदेश में पास करने से कुछ नहीं होता है। आपकी तो सोच बिल्कुल क्लियर थी कि आप इंडिया नाम का, आप भारत करने का विरोध कर रहे थे, ये तो तय था। उसका क्या जवाब है आपके पास? और दूसरी बात, नेताजी यहाँ से उस प्रस्ताव को लेकर संसदीय कार्य मंत्री से मिले थे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने इस प्रस्ताव को पारित किया है और लिहाजा इसको संशोधित कर दिया जाए और इंडिया के जगह पे भारत कर दिया जाए। तब आपने तो नारा दिया हुआ था साहब उस समय, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। करोड़ों करोड़ों रुपया आप इंडिया शाइनिंग के नारे पे खर्च कर रहे थे, कैसे कर देते भाई भारत? लेकिन आज अगर विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया है तो आपको दिक्कत हो रही है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे साहब, 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी है, 15 करोड़ को डबल इंजन की, डबल सरकार की, डबल राशन की सौगात दे रहे हैं। 10 करोड़ आबादी 25 करोड़ में से ऐसी है जिसको सिर्फ आप अनाज नहीं दे रहे हैं, 15 करोड़ को आप अनाज दे रहे हैं। आप कहां जा रहा है उत्तर प्रदेश? आप सोच सकते हैं? ये मैं नहीं कर रही, आपके होल्डिंग, आपके नारे कह रहे हैं। जो आप ये झूठ बोलते हैं चैनलों पर बैठ के, आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, वो झूठ है और ये झूठ चैनल पर मत बोला कीजिए। दूसरी बात, हमारे दूसरे मित्र चले गए जो हमें चुनाव बता रहे थे। 22 का चुनाव तो वो हमारे साथ मिलकर लड़े थे। आपने कहा मुद्दों की बात नहीं करते। अरे भाई, 200 रुपए का गैस का सिलेंडर हम इंडिया गठबंधन के लोगों की वजह से ही तो कम हुआ मानव जी। और जब अगर आपका मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्या हम उस पर बेरोजगारी महंगाई की चर्चा करें? अगर आज आपने इस मुद्दे को रखा है कि हम इंडिया और भारत पे डिबेट करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फैक्ट सामने आने चाहिए, इसलिए हम उस मुद्दे की बात कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी पे बात कर ले। आप अगर रोजगार की बात करेंगे तो हम उत्तर प्रदेश के आपको 50 मुद्दे गिना देंगे जिनको समाजवादी पार्टी उठा रही है। बीके डिग्री धारक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, इनकी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ये नौजवान अपने मुकदमे जीत गए हैं हाईकोर्ट की डबल बेंच से। ये सरकार जो नौजवानों के खिलाफ है, ये चली गई है सुप्रीम कोर्ट उन नौजवानों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई, क्या हुआ? एक भी पेपर बिना लीक के नहीं हो पाता है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें की जाती है उत्तर प्रदेश के बारे में बैठ के, देश के बारे में। आप इतिहासकार अभी एक साथ बैठे थे, इतिहास बता रहे थे। अरे जिनका इतिहास है 1939 1942 में, जिन लोगों ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल मत हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाओ, आज हमें उनसे बैठ के प्रवचन सुनने पड़ रहे। वो हमें बता रहे हैं कि हम देशवासी भारत चाहते हैं या इंडिया चाहते हैं। अरे मैं इंडिया चाहता हूं, भारत चाहता हूं, हिंदुस्तान चाहता हूं। हम सब नामों से जानते हैं क्योंकि देश की जनता इन तीनों नामों को प्यार करती, मोहब्बत करती, सम्मान देती है। ये हमारे राष्ट्र, हमारे देश के नाम है। हमें ना भारत से दिक्कत है, ना इंडिया से दिक्कत है, ना हिंदुस्तान से दिक्कत है। हमें दिक्कत है आपकी नीयत से, हमें दिक्कत है आपके अवसरवादी होने से कि जब आप इंडिया शाइनिंग का नारा देते हैं तो आपको भारत से दिक्कत होती है, लेकिन जब विपक्ष इंडिया गठबंधन का नाम रख लेता है तो आपको उससे इंडिया से दिक्कत हो जाती है। आप कहते नहीं नहीं, तो भारत रखेंगे साहब, ये तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। अरे नेताजी ने सेना के जवानों के लिए काम किया था। जो जवानों की जो है पार्थिव शरीर शहीद होने के बाद उनके घर नहीं पहुंचता था, ये नेताजी की देन थी कि नेताजी ने उनके लिए इंतजाम किया कि नहीं, शहीदों के जवानों के जो शरीर है, पार्थिव शरीर, वो उनके गांव जाएगा। ये व्यवस्था नेताजी ने की थी। भाषा के लिए अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। आप लोगों ने क्या काम किया? हाँ, नफरत, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लफ्ज़ जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी। अब इन मुद्दों के अलावा जो बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्या है, छुट्टा जानवरों की समस्या है, उन पे आप बोलना नहीं चाहते। किसानों के खिलाफ काले कानून ले आते। मजदूरों की जो समय सीमा है निर्धारित, उसको आप बढ़ा के 8 से 10 और 12 घंटे कर देते हैं, लेकिन मजदूरी उतनी मिलेगी। तो जो वादे आपने किए थे महिला सुरक्षा को लेके, किसानों को लेके, बेरोजगार को लेके, उन सारे मुद्दों पे आज आप फेल हैं, इसलिए आप आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन 15 करोड़ लोगों को राशन दे रहे। आप सोचिए, 15 करोड़ मानव जी, 25 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ लोग वो हैं जो सरकार के राशन पे अपनी जीविका चला रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश को बता रहे प्रगति के रास्ते पे चला गया। मैं कैसे स्वीकार कर लूं? अगर वो आंकड़े झूठे हैं तो ये बता दे कि नहीं, 15 करोड़ को राशन नहीं दे रहे। अभी एक आंकड़े लेके आए थे कि 3.5 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से बाहर निकाल लिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि वो जो 3.5 करोड़ लोग हैं जिनको आपने गरीबी की रेखा से बाहर निकाल लिया, वो ये 15 करोड़ में से थे या अलग से थे? उसका जवाब आज तक नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये आंकड़े झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी
केवल झूठ की राजनीति करना चाहती, आंकड़ों की राजनीति करना चाहती। इनको ना भारत से मतलब है, ना इंडिया से मतलब है, ना हिंदुस्तान से मतलब है। इनको सत्ता से मतलब है, अवसरवादी। अफजल भाई, करमवीर आजाद जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे कमेंट ले लेते, डिबेट को खत्म करना है जी। मानस भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब जो हैं हमारे, इनसे मैं ये जानना चाहता हूं, जिस चीज की बात इन्होंने की कि उस समय जो है क्या ग्रोथ रेट था, आज क्या ग्रोथ रेट है, मैं केवल ये जानना चाहता हूं उस समय डॉलर की बात जो कर रहे थे, उस समय डॉलर का क्या रेट था, आज क्या डॉलर का रेट है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पे जितना कुछ बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मानस भाई आप डेटा उठा के देख लीजिए, इनके पास नहीं होगा, क्योंकि मैं 6100 आरटीआई पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों से मैंने मांग रखी है। मैंने जो है 6100 आरटीआई जन सूचना अधिकार के तहत मांग रखी है। पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, सिंचाई विभाग, जल विभाग, क्या बोलते हैं, निर्माण निगम, पैक्सपेड, सेतु निगम और निर्माण निगम, और फिर उसके बाद जो है आपके पीडब्ल्यूडी, आपके परिवहन विभाग, परिवहन निगम, सारे विभागों का डेटा मेरे पास है आधिकारिक तौर पे। शरद जी, मैं आपको, चूंकि हमारे आप बड़े हैं, मैं आपको बहुत सम्मान से मैं कहना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश में आपने एक विशेष परिवार को धन अर्जित करने की वो दे दी है, उसी डेटा को आप बार बार दिखाते हैं, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट। अरे ग्रोथ रेट इसको नहीं कहते, ग्रोथ रेट उसको कहते हैं जो गांव की गरीब, मजलूम, मजदूर वर्ग है, उनकी क्या ग्रोथ रेट है, आप मुझे उस चीज के बारे में बताइए, उनका क्या ग्रोथ रेट है। वो बेचारे जो बेरोजगार है, लाचार है, मजबूर है, उनकी ग्रोथ रेट बताइए। आप अपने ये जो पूंजीपतियों की ग्रोथ रेट को आप अपना देश का ग्रोथ रेट और प्रदेश का ग्रोथ रेट बता रहे हैं, तो ये चूंकि हम उस चीज को नहीं मान सकते हैं। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि आप मुझे, मेरा पहला क्वेश्चन कि उस समय डॉलर का रेट क्या था, आज डॉलर का रेट क्या है, और जितनी भी सड़कें आपने गिनाई है और जितनी भी योजनाएं गिनाई है, सब पीपीपी मॉडल पे क्यों दे रहे हैं आप। परिवहन विभाग के जितने भी फिटनेस सेंटर हैं, जो वाहन, देख लीजिए, सड़क सुरक्षा जो सुप्रीम कोर्ट का एक वो बना हुआ, सड़क सुरक्षा में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक रोड डायमेंशन, और दूसरी होती है कि वाहन का फिट होना, और तीसरी होती है चालक की चालन परीक्षण। इन 3 चीजों से रोड सेफ्टी बनती है। आप बताइए, वाहन को टेस्ट करने के लिए आप प्राइवेट कंपनी को करप्शन करने के, भ्रष्टाचार करने के लिए आपने उठा करके पीपीपी मॉडल पे दे दिया है कि जाओ राम भरोसे करो। आप बताइए क्या जिसकी वो है आपके गाजियाबाद फिटनेस सेंटर, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, गाजियाबाद फिटनेस सेंटर की आप बताइए कि आपने पूरी तरह उनको दे दिया कि ये लोग, कोई अधिकारी नहीं वहां पे, आप गाड़ी फिट करके दो, और वो गाड़ी, अनफिट गाड़ी को अगर पास करके देता है, ऐसी स्थिति में रोड एक्सीडेंट अगर होता है, तो ये बताइए कि उस पे कौन जिम्मेदार होगा। कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपने बैठाया है, और इसी पैटर्न पे देखिए, ये एक अलग तरीके का विषय, अलग तरीके की समस्या, इस पे भी कभी मौका लेकर का जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत सारी हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन आज हम जिस पे मुद्दे पे चर्चा करते हैं, जो कि बहस को समाप्त नहीं करना है, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं राघवेंद्र द्विवेदी जी से, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। लगभग जहां तक मेरी जानकारी है, सभी देशों के एक ही नाम होते हैं, लेकिन अपना देश ऐसा जिसके 3 नाम हम लोग भारत भी पुकारते हैं, इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, और ये काफी लंबे समय से चला भी आ रहा है। तो अगर आज कोई सहमति बन रही है, अगर इस तरह की कोई बात हो रही है कि इस देश का भी एक ही नाम होना चाहिए, तो उस पर इतनी राजनीति, क्योंकि सभी सियासी दल उसमें कूद पड़े। मानस जी, देखिए, 3 नाम तो अभी आपने गिना दिए, इसके बाद भी हम कई नामों से जानते हैं, लेकिन जो प्रचलन में नाम है वो इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। भारत की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा नाम क्या होगा, क्योंकि जब हम ऑलरेडी नाम है
विश्व में पहला देश ऐसा भारत है जिसके पास कई नाम है। तो बीजेपी एनडीए इंडिया रखे, हिंदुस्तान रखे, भारत रखे, इससे देश की जनता को नहीं मतलब है, देश की जनता को मतलब है देश की तरक्की से, देश की उन्नति से और देश की जो मुद्दा है उसको उसकी समाप्ति से। विपक्ष को मतलब है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार को कैसे घेरे। चूंकि जो नाम आया है, ये नाम आया है इंडिया गठबंधन, जो नाम रखा गया है उसके बाद ही नाम आया है ये। तो अभी नाम ठंडा हो, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। करमवीर आजाद जी, फखरुल हसन भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और राघवेंद्र द्विवेदी जी, प्रमोद गोस्वामी जी और अर्कवंशी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे इंडिया बनाम भारत की के बीच छिड़ी हुई एक सियासी जंग की। इससे पहले हम देख रहे थे कि एक तरफ इंडिया और एक तरफ एनडीए यानी दोनों गठबंधन भिड़ रहे थे। अब दोनों गठबंधन के बीच एक नया मुद्दा आ गया है। वो मुद्दा आ गया है नाम का, कि नाम इंडिया होना चाहिए या भारत। लेकिन ये भी बात सही है कि आम लोगों को इससे क्या मतलब, नाम कुछ भी रखा जाए, मतलब इस बात से है कि देश में जो बुनियादी जरूरतें हैं वो कब पूरी होंगी, देश में सबको समान शिक्षा और सबको समान स्वास्थ्य कब मिलेगा। शायद जरूरत है इन मुद्दों पर भी बहस करने की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।